चिंतन। प्रकृतिवाद का जो हमने दार्शनिक चिंतन ले लिया था, उसके बाद में आज हम जो करने वाले हैं वो हम प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या संप्रत्यय होगा, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कैसी शिक्षा के प्रावधान होने चाहिए थे और कैसी शिक्षा हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे छात्रों के लिए अच्छी होगी, इस बात पे हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य किसके अनुसार? प्रकृतिवादियों के अनुसार। प्रकृतिवादी कंप्लीट तरीके से पुस्तकीय ज्ञान को नहीं मानते थे। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान पर कभी भी बल नहीं दिया और वो ये कहते हैं कि जो भी बालक सीखे बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सीखे, हर बात उसकी प्रैक्टिकल हो, प्रकृति की हर नियम से वो अपने नियमों का जो है वो निर्माण करे और हर चीज प्रकृति की एक प्रकृति की हर चीज जो है वो उसको मोटिवेट करेगी और मोटिवेट करती ही है। सुबह होती है, शाम होती है, फिर मौसम बदलते हैं, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, पतझड़ हो रहा है, तो ये एक मौसम का जो चलता है, साइकिलिंग चलती है ये। और क्या कहते हैं, जैसे कि धूप है, कहीं छांव है, आंधी है, बारिश होती है, कभी कुछ होता है, यानी कि कुछ ना कुछ जो प्रकृति की चीजें हैं वही ऐसा ज्ञान देती हैं जिससे बालक अपने जीवन में अपने शिक्षा को सीखता है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि एक बच्चा जो है वो पुस्तकीय ज्ञान के रूप में ही अपना ज्ञान प्राप्त करे। उनका ये मानना था कि जितना बच्चा प्रकृति से सीखेगा, जितना बच्चा प्रकृति की गोद में रह के, खुले वातावरण में रह के और क्या कहते हैं शोरगुल से दूर, वातावरण बिल्कुल एकदम शांत वातावरण में जितना प्रकृति को देखते हुए वो सीखेगा, जितना वो उनसे मोटिवेट होगा, वही उसका सच्चा ज्ञान होगा। उसके बाद जो है प्रकृतिवाद में शिक्षा के उद्देश्य में ये कहा गया कि बालक का मूल प्रवृत्तियों का विकास। बिल्कुल सही बात कही कि बालक का मूल प्रवृत्तियों का विकास होना बहुत जरूरी है। मूल प्रवृत्तियां जो उसकी अंतर प्रवृत्तियां हैं, जो उसकी आदतें हैं, जो उसके संज्ञानात्मक पहलू हैं, जो कहते हैं कि जो उसकी सेंस ऑर्गन्स जैसे उसके डेवलप हों, तो जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं उनका विकास ही होना जो है वो शिक्षा का परम उद्देश्य है। इसके बाद जो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बना, वो बना पर्यावरण के साथ सीखना एवं समायोजन। प्रकृतिवादियों ने कहा अब हमें एडजस्टमेंट का हमें फीलिंग होनी बहुत जरूरी है। लाइफ में हर जगह, हर पहलू पे, हर एरिया में बिना एडजस्टमेंट के कहीं भी बात नहीं बनती है। हर एक इंसान को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को कम, तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लेवल लाइफ हो, चाहे कोई अपना प्रोफेशनल लाइफ हो, तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है समय के संग भी और पर्यावरण के साथ भी। जैसा पर्यावरण होता है हमको उसमें ढलना पड़ता है। तो थर्ड जो उद्देश्य है वो ये बना कि पर्यावरण के साथ सीखना और समायोजन। प्रकृति जो है, प्रकृति से ही सीखो, प्रकृति से ही समझो और प्रकृति ही आपको एडजस्टमेंट की फीलिंग लाएगी। जो पहला उद्देश्य था शिक्षा का कि उसमें बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास, तो बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास भी पुस्तकीय ज्ञान की जगह उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे ज्यादा होगी। उसके बाद जो शिक्षा का उद्देश्य बना वो बना जीवन के
एवं उसके संघर्ष के लिए तैयार करना। प्रकृतिवादियों ने मनुष्य को इस तरीके से डेवलप होना सिखाया जिसमें वो अपने लाइफ की स्ट्रगल्स को झेलने की शक्ति उसके अंदर हो और जो उसकी एबिलिटी है झेलने की, उसकी जो एबिलिटी है उसका विकास हो। यानी कि मनुष्य छोटे मोटे संघर्षों से, उतार चढ़ाव से, धूप छांव से, मैंने कहा ना कि प्रकृति ने हर चीज सिखाई है कि कभी खुशी है, कभी गम है, कभी धूप है, कभी छांव है, कभी छोटा है, कभी बड़ा है, कभी कम है, कभी ज्यादा है। तो ऐसे संघर्षों के लिए एक बालक को तैयार करना जिससे उसे परेशानी ना हो, वो हर संघर्ष का डट के मुकाबला करे, हर संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहे हर एक बालक। उसके बाद जो शिक्षा का उद्देश्य बना वो ये बना कि प्राकृतिक जीवन जीने के लिए तैयार करना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज है हमारे सामने। हम लोग इतने मॉडर्नाइज हो गए, इतना टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ गए कि हम लोगों को गर्मी सहना या बहुत ठंड सहना मुश्किल होती है। आपने देखा है कि पहले कूलर से ही काम चलता था, गर्मी इंसान सहन कर लिया करता था, बट आज के टाइम में एसी और इस टाइप से जो है इंसान ने अपनी बॉडी को इतना बेकार कर लिया है कि जब तक उसे अगर पूरा कंप्लीट उसे लग्जरी लाइफ नहीं मिलती है, जो उसे पूरा आराम नहीं मिलता है, तो उसकी बॉडी परेशान होने लगती है, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम आने लगती है। जब बहुत गर्मी होती है तो हम लोग एसी के बगैर जब रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पागल हो रहे हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक हीट से संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। हम प्राकृतिक जो भी तापमान चल रहा है उससे हमारा एडजस्टमेंट कम क्यों हो गया? क्योंकि हमने अपने को प्राकृतिक जीवन जीने के लायक बनाया ही नहीं। हमने अपने को इतना ज्यादा आरामदायक बना लिया कि उसमें हमने अपने शरीर को ही बेकार कर लिया। हम प्राकृतिक जीवन के संग जो है वो नहीं जी पाते हैं। तो प्रकृतिवादियों का मुख्य उद्देश्य ये था और प्रकृति शास्त्र में भी ये उद्देश्य कहा गया कि प्राकृतिक जीवन जीने के लिए तैयार करना। नेचर से बढ़ के कुछ नहीं है। ये जो दुनिया है, ये जो माहौल है, जो ब्रह्मांड है, तो वो सब नेचर ही है और नेचर ही मनुष्य को सिखाती है। वैसे तो कायदे में नेचर ही सिखाती है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसा मनुष्य तैयार हो जो प्राकृतिक जीवन जिए, जो प्रकृति के जो परिवर्तन है, प्रकृति के जो नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने को सामंजस्य कर सके, अपने को समायोजित कर सके। उसके बाद जो आई प्रकृतिवाद में वो आती है शिक्षा की पाठचर्या। शिक्षा की पाठचर्या। अब शिक्षा का सिलेबस कैसा हो? किसके अकॉर्डिंग? प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग। तो प्रकृतिवाद में शिक्षा की पाठचर्या में मोस्टली गेम्स, एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया गया। खेले कूदे, घुड़सवारी करे, हॉर्स राइडिंग करे, राइडिंग करे, और जितने भी हमारे आउटडोर गेम्स होते हैं या जितनी भी हमारी आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं उसको प्रेफर किया गया, उसको ही कहा गया कि बच्चे को करना चाहिए। पुस्तक के ज्ञान को हटा दिया गया। तो जितना वो आउटडोर गेम्स करेगा उतना ही उसकी फिजिकल मेंटल बॉडी जो है वो डेवलप होगी, वो अच्छे से स्ट्रांग होगा। तो शिक्षा की पाठचर्या में मेन बात ये थी कि हमने जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज को, गेम्स को, कला को, आर्ट्स और क्या कहते हैं म्यूजिक को, इन सबको हमने बढ़ावा दिया, इन सबको हमने सबसे सर्वोपरि रखा। उसके बाद जो बात आई वो थी शिक्षा की शिक्षण विधियां। किसकी शिक्षण विधियां? प्रकृतिवाद के अनुसार क्या शिक्षण विधियां होनी चाहिए? प्रकृतिवादियों ने माना कि जब बच्चा छोटा होता है, जब उसका जीवन स्टार्ट होता है, तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने फैमिली मेंबर से सीखता है। वो जैसा करते हैं
और तो वो बच्चा जो है उसको फॉलो करता है, उसका अनुकरण करता है। तो अनुकरण विधि को जो है वो माना गया। उन्होंने कहा कि बच्चा अनुकरण करके, एक अपने से बड़े को फॉलो करके बहुत कुछ सीख सकता है। पहले तो वो क्या कहता था कि माँ बाप से सीखेगा, क्योंकि माँ बाप जो है वो सबसे बड़े गुरु हैं, वही सिखाएंगे। उसके बाद जब वो स्कूल लेवल पे आएगा या जो भी उसका आश्रम व्यवस्था होगी या जैसे वो प्रकृति में सीखेगा तो भी तो कोई शिक्षक उसके साथ होगा। तो वो जो शिक्षक है वो भी बच्चों को ऐसे सिखाए जैसे कि मान लो कि एक तरीके से वो पूरा अनुकरणीय विधि के द्वारा सिखाए। जैसा शिक्षक करे बच्चा भी वैसा सीखे। कुछ गलती करेगा तो एक टीचर जो है वो उसको दोबारा सिखाए, दोबारा उस चीज को करे, चाहे वो कोई राइम हो, चाहे वो कोई क्रिया विधि हो, या चाहे वो कोई लेक्चर हो, तो ऐसे सिखाए, अनुकरण विधि में सिखाएगा। जब वो करेगा, स्टॉप होगा, बच्चा देखेगा, बच्चा उसको करेगा, फिर कोई दूसरी बात जो है वो टीचर करेगा या उसी बात को रिपीट करेगा तो बच्चा फिर उसे फॉलो करेगा। इन शॉर्ट अनुकरण विधि को प्रेफर किया गया। इसके बाद आया प्रकृतिवाद के अनुसार अनुशासन। अनुशासन अनुशासन में ये बात कही गई कि जो बच्चा या जो छात्र या जो बालक जितना अपने ज्ञानेंद्रियों को वश में रख के, जितना अपने भावों को वश में रख के जिंदगी को जीना सीखेगा, जीवन को जीना सीखेगा, कंट्रोल में रहेगा, यही उसका आत्म अनुशासन ही सच्चा अनुशासन है। सच्चा अनुशासन जो है वो एक तरीके से हमारा जो आत्म अनुशासन है वही होता है, क्योंकि अनुशासित होना स्वयं में ही शासित होना है। अगर हम स्वयं में डिसिप्लिन हैं, हमने कहते हैं ना कि दुनिया का भला करो या दुनिया को बदलना है तो आप पहले खुद में चेंज ले आओ। जब आप चेंज हो जाओगे तो दुनिया वैसे ही चेंज हो जाएगी। तो यही कहा गया है प्रकृतिवाद में भी कि बच्चे की मूल प्रवृत्तियां, उसके भाव, उसके संवेग, उसकी ज्ञानेंद्रियों का कंट्रोल होना ही उसका सच्चा अनुशासन है। और ये कहा गया कि अच्छे आचरण के प्रयोग उन्हें दिखाए जाएं, बुरे आचरणों से उन्हें दूर रखा जाए, अच्छे बुरे का ज्ञान किया जाए, सद विचारों को समझाया जाए, सद रास्तों पे लाया जाए, सद पुरुषों की बातें समझाई जाए। तो जितना भी अच्छा आचरण उनको दिया जाएगा वैसे ही वो उनका जीवन जो है वो अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उनका अपने आप पे कंट्रोल होना। हम उन्हें अच्छा तो दिखा रहे हैं, लेकिन जब उनका स्वयं में ही अनुशासन नहीं है, जब वो बुरे की तरफ खिंच रहे हैं, तो हमारे भी अच्छा सिखाने का कोई फायदा नहीं है। तो उनका ज्ञानेंद्रियों का, उनके भावों का, उनकी मूल प्रवृत्तियों का कंट्रोल होना ही सच्चा अनुशासन माना गया। प्रकृतिवाद में फिर बारी आई शिक्षक की, कि प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए, शिक्षक में कैसे गुण होने चाहिए। प्रकृतिवाद में शिक्षक को सर्वोपरि स्थान दिया गया। एक शिक्षक ही मात्र वो प्राणी है जो बच्चे को सद्गुण के मार्ग पे ले जा सकता है, जो उसे प्रकृति से मिलवा सकता है, प्रकृति के हर एक पहलू से जो है वो दर्शन करा सकता है। शिक्षक ही एकमात्र सहारा है जो उसे हर चीज में पूर्णतया हेल्प करेगा। तो जब प्रकृतिवाद में शिक्षक को पूर्णतया सर्वोच्च स्थान दिया गया तो शिक्षक के द्वारा इन्हीं बातों को समझाया जाएगा जो प्रकृतिवाद में प्रकृति से रिलेटेड होंगी, जो प्राकृतिक होगा, जो नेचुरल होगा। एक शिक्षक भी नेचुरल तरीके से ही बच्चे को सिखाएगा। जितना वो नेचुरल खुद होगा, जितना उसका नेचुरल उसकी शिक्षण विधियां होंगी, जितना उसका नेचुरल उसका पढ़ाने का ढंग होगा, जितने एग्जाम्पल्स जो है वो उसके नेचर से रिलेटेड होंगे, नेचुरल होंगे, उतना ही बच्चा भी नेचर को बहुत अच्छे ढंग से समझेगा। अब बात आती है शिक्षार्थी की, कि प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षार्थी कैसे हैं। तो प्रकृतिवादी में या प्रकृतिवाद में शिक्षार्थी ऐसे होने चाहिए जो अपने टीचर का जो है उनकी आज्ञा का पालन करें और अच्छे से बात को समझें।
तो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षार्थी प्रकृतिवादी एक छात्र को आत्मधारी मानते थे, यानी कि उनमें आत्मा का वास है। प्रत्येक जीव में आत्मा का वास है, प्रत्येक छात्र में आत्मा का वास है। तो यदि हम उनकी आत्मा या उनकी जो इनर फीलिंग्स हैं उनका ध्यान रखते हुए बच्चे को पढ़ाएंगे या बच्चा उन्हीं बातों के थ्रू समझेगा, तो उसके लिए जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इनर पावर के संग अपनी बात को सीखेगा। टीचर और स्टूडेंट, इन लोगों का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही गहरा होता है। तो टीचर और स्टूडेंट की केमिस्ट्री भी बहुत गहरी होती है। टीचर को भी चाहिए कुछ ऐसा पढ़ाए जो शिक्षक जो बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से समझे, यानी कि शिक्षार्थी बहुत अच्छे से समझे, और शिक्षार्थी भी इतना हो कि वो अपने टीचर को रिस्पेक्ट दे, फॉलो करे, उनकी बात को अच्छे से समझे, जिस टाइप से वो समझाना चाहते हैं उसको समझे। दोनों की केमिस्ट्री चलती है आपस में। हर बच्चा भी एक जैसा नहीं होता है, टीचर भी एक जैसा नहीं होता है। तो काम तो ऐसे टीचर का ही है भाई, बच्चा तो बच्चा है, उसने क्या करना है वो तो टीचर को समझना है। लेकिन जो मूल प्रवृत्तियां हैं या जो जिसे कह लो कि आत्मबल होता है या आत्मा होती है या आत्मा ही होता है, तो वो तो हर इंसान होता है ना। अच्छा बुरा हर इंसान होता है, थोड़ा कोई कम होता है, थोड़ा कोई ज्यादा होता है। तो एक टीचर का मानना था कि हम ऐसे तरीके से बच्चे को पढ़ाएं कि उसके जो गुण हैं, उसकी जो अच्छी बातें हैं उनका डेवलपमेंट हो। कहीं बच्चा सामने होता है अच्छी बातों के संग में, कहीं बच्चे में वो बातें छिपी हुई होती हैं। तो जब बच्चे के अंदर ये सारे गुण हैं तो बच्चा जो है वो सीख सकता है, हर बात सीख सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। तो बच्चे को ऐसा बनाओ कि वो सद्गुणों की प्राप्ति कर सके, वो नेचर को जो है वो सामंजस्य नेचर के संग कर सके। ये टीचर का काम था। और शिक्षार्थी का काम ये था कि उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हो जो वो टीचर की बात को समझ के प्रकृति के नियमों के पालन को सीखे। अब बात आती है प्रकृतिवादियों के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। क्या? विद्यालय, स्कूल कैसा होना चाहिए। तो जब प्रकृतिवादी नेचर को सपोर्ट करते हैं, खुले वातावरण में बच्चे को सिखाना चाहते हैं, प्रकृति की गोद में बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो विद्यालय भी ऐसा हो जिसमें बच्चे का शारीरिक मानसिक हर तरीके का विकास संभव हो, हर तरीके से नेचर से भरा हो, नेचर की सुंदरता से भरा हो, नेचर के एग्जाम्पल से भरा हो, एक्टिविटीज उसमें बहुत ज्यादा हो। टीचर जो है वो हर अच्छे से अच्छे ढंग से बच्चे को एक्टिविटीज सिखाए, कराए, हर कुछ जो है वो नेचर के अकॉर्डिंग समझाए। तो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण हमारे प्रकृतिवादियों के अनुसार या प्रकृतिवाद के अनुसार होना चाहिए। विद्यालय में चाहे तो वो कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए या कोई प्रयोग करवाया जाए या कोई काम हो, कोई कार्यक्रम हो, सब में प्राकृतिक चीजों का जो है वो बात हो, हर चीज जो है वो प्राकृतिक रूप से ही सिखाई जाए। तो आज हमारा प्रकृतिवाद का शैक्षिक चिंतन और उससे पहले जो है वो दार्शनिक चिंतन दोनों ही पूरा हुआ। तो जब अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि हम प्रकृतिवाद के शैक्षिक चिंतन को समझाइए, तो आप शिक्षा के जो स्टेप्स हैं वो समझाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रकृतिवाद के अनुसार जो प्रकृतिवाद का दार्शनिक चिंतन पे विवेचना कीजिए, तो आप जो है प्रकृतिवाद के दर्शन को, यानी कि उसकी क्या कहते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, फिर उसके सिद्धांत जो बन के आए, उन सबको आप एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद में। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये एक तरीके से आपका सब्जेक्टिव है, आपको सब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने जो भी आपके कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल है या जैसे भी कोर्सेज हैं, उसमें आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकें। अब हम अपने जो क्लास है, अब जो हमारे क्लासेस होंगे उसमें हम कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी कि जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सेट हो गया, नेट हो गया, सीटेट हो गया, टेट हो गया, तो उनकी भी प्रिपरेशन को अब हम साथ में लेके करेंगे। मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको कुछ कॉम्पिटिटिव तैयारी करवाऊंगी और बाकी आपको जो है आपका क्लास वर्क पढ़ाऊंगी, आपका सिलेबस पढ़ाऊंगी, आपके कोर्स वर्क को पढ़ाऊंगी।
तो अगर आप मेरे वीडियोस को यूं ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो आपके डबल बेनिफिट्स होने वाले हैं आने वाले टाइम में। एक तो आप कंपटीशन के लिए तैयार होंगे, भाई जो आपका कंपटीशन नेसेसरी बात है, आप एजुकेशन से हो तो आप टीचर बनोगे आगे, आपको अपना प्रोफेशनल डिग्री के बाद आपको जॉब करनी है या आपको कोई एग्जाम पास करना है, तो हम अपने वीडियोस में अब जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन आंसर्स और प्लस आपका सिलेबस, इन दोनों को ही साथ लेके चलेंगे। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अब डबल बेनिफिट का जो है वो आप फायदा उठाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में डबल बेनिफिट के साथ। थैंक यू।